नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संडे के दिन सियासत में आज ऐसा भूचाल आया कि भारत की राजनीति लगभग हिल चुकी है 2024 से पहले। कल तक विपक्षी एकता का सूत्रधार बने शरद पवार का बड़ा हिस्सा आज पार्टी का आज नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले एनडीए में जा मिला। अगर आप देखें तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 9 मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में आज एंट्री मारी। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम होंगे और उनके साथ इतनी ही बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है और मेरी राजनीतिक समझ है कि ये सब 2024 की बड़ी तैयारी है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। पहले शिवसेना का टूटना, एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ आना, सरकार बनाना, पार्टी सिंबल सहित बिल्कुल अस्तित्व खत्म कर देना शिवसेना का, और अब एनसीपी का इस तरह से टूटना। और यह भी कहा जा रहा है, अजीत पवार जी ने और छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी उनके साथ है, यही असली एनसीपी है। ये दोबारा बड़ा झटका है महाविकास आघाड़ी को तो महाराष्ट्र में, लेकिन पूरी ऑपोजिशन की एकता को पूरे देश में 2024 से पहले। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां 23 सीटें पर सफलता मिली थी, जबकि शिवसेना जो तब बीजेपी के साथ लड़ी थी उनको 18 सीटें मिली थी। बाकी 4 सीटें एनसीपी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। लेकिन आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में आगे क्या हुआ। उद्धव ठाकरे अलग हो गए, राज्य में महाविकास आघाड़ी बन गई। अब 2024 में बीजेपी को अगर 300 प्लस सीटें चाहिए तो उसके लिए महाराष्ट्र जैसे बेहद अहम राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की सीटों के नजरिए से। अगर देखें बीजेपी को जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी महाराष्ट्र में इस बार विपक्षी दलों से लोकसभा के लिए ज्यादा सीटें मांग सकती है और ज्यादा सीटें जीते इसकी पूरी कोशिश रहेगी। लिहाजा महाराष्ट्र की उठापटक को 2024 के ही नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि ये उठापटक तय करेगी 2024 में क्या होगा। तो आज फिलहाल अजीत पवार गुट का दावा है कि उसके पास 40 विधायक है, 4 सांसद है, 6 एमएलसी हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि क्या महाराष्ट्र बिहार में हुए उठापटक के जरिए नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया? यही है आज सवाल पब्लिक का। इस सवाल का जवाब काफी हद तक एक्शन मोदी कैंप से ताबड़तोड़ एक्शन मिल रहा है। जब मैं ताबड़तोड़ एक्शन की बात कर रही हूं तो कुछ चीजें हैं जो मैं सोर्स के हवाले से जान चुकी हूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि चीजें पक रही हैं कहने में थोड़ा सा संकोच करूंगी, ताकि चीजें जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है वो पूरी हो जाए। जैसे अजीत पवार तो आ गए, बिहार में कुछ और खेला होने वाला है, पंजाब में अकाली दल वापस से मोदी कैंप में आएगा ऐसी खबर है। इसके अलावा यूपी में भी कुछ ऐसे दल वापस से मोदी कैंप में आने वाले हैं और सबसे पहले यूपी की तरफ कोई ना कोई हलचल दिखेगी ऐसी खबर है। इसके अलावा यूपी में कुछ ऐसे दल वापस जो आएंगे वो पहले अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। राजस्थान, हरियाणा में भी कुछ क्षेत्रीय दलों को एनडीए कैंप में लाने की पुरजोर कोशिश चल रही है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में सबके सामने आएंगे। आज मोदी शाह कैंप में ताबड़तोड़ एक्शन की घबराहट शरद पवार जी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। जब भतीजे अजीत पवार के पार्टी छोड़ के उड़ने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन सवालों का जवाब दिया जो लोगों के मन में है। शरद पवार ने 5 बातें साफ की। पहली बात ये कि वो नहीं झुकेंगे।
कल पुणे में बड़ी रैली करेंगे और दिखा देंगे कि काडर किसके साथ है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि ममता और कांग्रेस उनके साथ है। तीसरी बात यह कि अजीत पवार के साथ वो नहीं है, जैसा कि कहीं ना कहीं कानाफूसी चल रही है। चौथी बात यह कि आगे वो विपक्षी एकता को और मजबूत करेंगे। पांचवी बात यह कि अगले 2-3 दिनों में हालात के आकलन के लिए उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कैंप की भी बैठक होने वाली है। सुनिए शरद पवार ने आज क्या कहा। ये गोगी गिरी नहीं, ये राहुल है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। त्यांनी राज्य सहकारी बँक याचा उल्लेख केला आणि त्याबरोबर इरिगेशनच्यामध्ये जी काही तक्रार होती त्या संबंधीचा त्यांनी उल्लेख केला। हा जो उल्लेख त्यांनी केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत असा जो आरोप केला, मला आनंद आहे की आज मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काही सहकाऱ्यांना त्यांनी। और आज इस पूरे घटनाक्रम के अहम किरदार प्रफुल्ल पटेल जी, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। प्रफुल्ल पटेल जी, आपका मैं स्वागत करती हूं, नमस्कार। और आज न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति पर, देश की 2024 पर जिनकी भी नजर टिकी है, उस राजनीति में भी एक भूचाल आया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज भी आप एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं? देखिए, सबसे पहले नाविका जी, ये बात को हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो आज निर्णय हुआ है ये एनसीपी का निर्णय है और एनसीपी के विधायक दल हो, एनसीपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हमारे साथी हो, एक बड़ा डिसीजन, लार्जर डिसीजन, उसके तहत ये आज यहाँ के मंत्रिमंडल में अजीत पवार के नेतृत्व में शामिल हुए हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात करना कि ये निर्णय कोई अलग निर्णय है, ये एनसीपी का, पार्टी का निर्णय आज लिया गया है। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं आपसे सीधे लफ्जों में सुनना चाहूंगी, शरद पवार जी का आशीर्वाद इस एनसीपी के फैसले के साथ है? क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ऐसा नहीं लगा। लोग जानना चाहते हैं, शरद पवार क्या सीक्रेटली आशीर्वाद दे चुके हैं और बाहर ऑपोजिशन को कोई अलग संदेश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नाविका जी, आप भी दिल्ली में मुझे बहुत साल से जानती हैं। मैं शरद पवार जी के साथ अनेक वर्षों से मैं नज़दीक काम करते आया हूं और इसलिए मैं आज के या कभी भी शरद पवार जी हमेशा मेरे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे और उनके कोई भी बयान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस आज के जो फैसला और आज का जो हमारा यहाँ का जो मंत्रिमंडल में अजीत पवार का शामिल होना, हमारे 9-8 साथियों का उनके साथ शामिल होना, इसको मैं पार्टी के ही परिप्रेक्ष्य में और दायरे में देखूंगा। पार्टी के विधायकों की आज बैठक हुई और पार्टी के विधायकों ने और पार्टी के बहुत सारे अहम जो हमारे साथी हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमने सरकार में शामिल होना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। यहाँ पर एमबीए की सरकार थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ये सरकार भी पोस्ट पोल अलायंस था। हमारा अलायंस तो केवल कांग्रेस के साथ था। उस वक्त बहुत सारी चीजें, घटनाक्रम हुआ, आपने भी देखा, अजीत पवार ने भी शपथ ली थी। उसके बाद में भले वो सरकार 2 दिन में गिर गई और फिर एमबीए की सरकार बनी, लेकिन शिवसेना ये कभी हमारा नेचुरल अलाई था ही नहीं। शिवसेना और बीजेपी अलाइज थे। शिवसेना की विचारधारा तो बीजेपी से भी बहुत ज्यादा कट्टर है और उन्होंने
कई वर्षों तक एक दूसरे का साथ देने के बाद जब अलग हुए तो हमने उनका दामन थामा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई हमारे लिए प्राकृतिक अलायंस तो था ही नहीं। अब जब हमने उस रास्ते पे जाना तय किया तो आज बीजेपी के साथ जाना ये इसलिए भी हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को जरूरी महसूस हुआ 2-3 बातों को लेकर। पहली बात तो एमबीए का अलायंस जो हमारा यहाँ पर मैंने कहा पोस्ट पोल अलायंस था। अब अगर आगे आने वाले समय में प्री पोल अलायंस करने की कोशिश करते तो जरूर बहुत सारी हमारे को समस्या आने वाली थी, ये हमको नजर आ रहा था। और जिस तरह से हमारा ये ठीक है ऊपर से मीटिंग करना, सभा करना, लेकिन जब जमीन पे जब उसको हम अमल करने की बात करते तो बहुत मुश्किल काम ये हमारे लिए साबित होने वाला था। और मैंने कहा ना कि जैसे ऑपोजिशन की भी बात करें, आप पटना की अगर आप मीटिंग देखें, मैं गया था वहां, सभी दलों की मतलब जो भाषा है वो ठीक है, वो अच्छी बात लगती है, बंद कमरे में नहीं हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। ये एक बोलना एक होता है, उसको कार्यान्वित जमीन पे आप किस तरह से उसको करेंगे, एक करोगे, लोगों को 1-to-1 फाइट के लिए तैयार करोगे। और वो मीटिंग में ही हमको दिख गया ना डिफरेंसेस, जिस तरह से वो दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में कांग्रेस और आप पार्टी का अलग अलग उनके व्यूज होने लगे। फिर अभी यूसीसी में आप देख रहे हैं कि कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की बातें अभी ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ये सब बातों को लेकर और कई विपक्षी दल जो महत्वपूर्ण है, काफी सीटें जो अपने देश में जीत कर आते हैं, वो उस विपक्ष की अलायंस में तो तैयार नहीं थे आने के लिए। तो आज हम नो डाउट विपक्ष अलायंस की जब बात करते थे तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। इस देश के लोगों ने कई अनुभव ऐसे कर चुके हैं कि जिसमें लोगों को अब भरोसा नहीं रहा है कि हम एक प्रकार से 10, 15, 20 पार्टियों की सरकार बना के उसको चला सके। ये एक बार नहीं अनेक बार ये तय हो गया है कि जब तक एक विपक्षी दल कम से कम 200 सीट लेकर नहीं आता है तो उसके इर्द गिर्द अलायंस बन सकता है, वरना कोई भी अलायंस बनेगा भी तो वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और फिर तो यहां तो लड़ाई होने वाली है, शुरुआत से ही लड़ाई होने वाली है। अभी मैंने कहा कि पटना में देखा कि एक वाकया बनना मुश्किल हो रहा है, और अभी तो समय, ये तो अभी तो जल्दीबाजी हम बात कर रहे हैं, जब समय नजदीक आएगा तभी देखेंगे। तो इस वजह से आज जो भी एक हमने जो फैसला किया है, हमने भी लार्जर इंटरेस्ट में सोचा। हर चीज देखिए वक्त की बात होती है, परिप्रेक्ष्य बदलता है, उस वक्त की कोई हालात बदलते हैं। आज एक बात तो सही है, मानना पड़ेगा, कल तक हम भले नहीं थे, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं। हमारे देश के बाहर भी आप जाओ तो भारत का एक नाम और सर जो हमारा गर्व से हम एक उठा सकते हैं। तो ये सब बातों को लेकर सामान्य आदमी के मन में भी ये बात तो है कि भाई डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए एक आज के समय को और आज की घड़ी को बहुत ही सही नेता मिले हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है। बीजेपी मेजॉरिटी अपनी खुद की लाने की वजह से एक तरह से देश के लोगों का विश्वास जीत पा रही है कि नहीं, ये जो बोलते हैं वो कर पाएंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी आप देखिए, मैं महाराष्ट्र की बात अब कहूंगा क्योंकि आपने स्पेसिफिकली नेचुरली आज हम यहां पर सरकार में गए। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहां पर भी सबसे बड़ा दल बीजेपी है। और बीजेपी सबसे बड़ा दल होने की वजह से इस सरकार महाराष्ट्र की भी जो है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने में वो कामयाब है और कामयाब रहेगा। और इसी वजह से यहां पर भी एक हमारे पार्टी के भीतर भी सोच इस प्रकार की बनी कि हमको यहां पर भी अच्छी सरकार बनाना है, स्टेबिलिटी के साथ बनाना है। हमारे यहां तो जो पहले हमारी जो 3 पार्टी की सरकार थी, हमारे को वो तो ठीक है 2 साल कोविड के थे, इसलिए कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग काम करते थे सरकार में उनको मालूम है। आज इतने सारे विधायक छोड़कर जाके एक सरकार बीजेपी के साथ बनाते हैं तो कोई वजह तो होगी। तो इसी वजह से मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर
ये सोचा कि भाई ये रास्ता सही है और उसी रास्ते पे हम गए हैं। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं आपसे। क्या आपको 9 साल लगे ये समझने में और एक्सेप्ट करने में कि नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर लीडर हैं जो स्टेबल सरकार दे रहे हैं? क्योंकि ये फैसला जो हुआ है ये उनके 9 साल के कार्यकाल के बाद आपने लिया है। और नंबर 2, आपने कहा कि आपके नेचुरल अलायंस उद्धव ठाकरे शिवसेना से नहीं थी, तो उनके साथ नहीं थी और अब बीजेपी के साथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी को कोई नंबर की तो जरूरत नहीं थी महाराष्ट्र में, तो बीजेपी भी हमसे जब हाथ मिला रही है तो नेचुरली एक उनको भी लगता है कि एक अच्छे पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है और उससे एक अच्छा और अधिक काम हम यहाँ महाराष्ट्र में कर सकते हैं, महाराष्ट्र को और अच्छी स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सोच हमारी जितनी है तो उनकी भी थी। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आज देखिए, कोई भी चीज में हर चीज का एक वक्त होता है, हालात बदलते हैं। कई बार ठीक है, आपका ये कहना ठीक है कि 9 साल क्यों लगे, इसमें भी कुछ बातें हैं जो अब इस वक्त अब बोलने का कोई अर्थ नहीं है, पुरानी बातें हैं, उसको अब बहुत सारा पानी बह चुका है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए ना कहावत है, हमारा ये फैसला हुआ है और हमको लगता है कि हमने सही फैसला सही समय पे लिया है। प्रफुल्ल पटेल जी, बहुत से लोगों का कहना है कि ईडी सीबीआई की वजह से, और ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि जितने मंत्री बने हैं उन पर कोई ना कोई ईडी सीबीआई के केसेस हैं, तो ये बीजेपी के साथ विलय नहीं है, ये असल में एक वॉशिंग मशीन में आप चले गए हैं ताकि ईडी सीबीआई का पीछा छुड़ा सके। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जो भी आप पूरी मतलब क्या है, आजकल सब चीजें पब्लिक डोमेन में होती है और ये सब बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये तो सादी बात है ना, कीचड़ उछाल दो, ये ऐसा है इसलिए वैसा हो गया, फलाना के पर ये हो गया इसलिए इसने इस कॉम्प्रोमाइज किया। ये सब देखिए सुविधा की राजनीति हो गई है, जिसको जिस वक्त पे जो मतलब अपना डिफेंस लेना होगा तो दूसरे के ऊपर कुछ कीचड़ उछाल देगा। तो ये तो देखिए सामान्य तौर पर राजनीति में अब ये रोज का सिलसिला हो गया है। लोग भी अब थक गए हैं, कुछ भी होता है तो बस इसके पर ये सीबीआई है, ये ईडी है, फलाना है, ढिकाना है। तो ये बातों को मैं समझता हूं कि तथ्य नहीं है। मेन बेसिस क्या है कि हम लोग आगे महाराष्ट्र का भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं और उसलिए हम साथ में जाते हैं। और ताली दो हाथ से बजती है ना, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे आने से भी बीजेपी को, एनडीए को भी लाभ होगा, मजबूती आएगी। जैसे हम को फायदा होगा तो वैसे एनडीए को भी हमारे आने से मजबूती प्रदान होगी। और इसलिए हम लोगों ने ये फैसला सोच समझ के और एक लार्जर इंटरेस्ट में लिया है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है। भले देखिए हम कल तक उनके साथ न भी रहे हों, लेकिन हम इस बात को तो इनकार नहीं कर सकते ना कि नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा 7 दिन 12 महीना काम करने वाला एक व्यक्ति है। देश में आज कुछ भी कहो, लोकप्रियता राज्यों में कोई चुनाव में कम ज्यादा भी होगी, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, लोगों का उनके प्रति एक देखने का नजरिया और दुनिया का भी देखने का नजरिया, एक इसके बारे में सबकी मतलब तारीफ ही निकलेगी। तो आज जो परिस्थिति है उसको देखते हुए और नेतृत्व को देखते हुए, मैंने फिर कहा आपको, महाराष्ट्र में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है इस हमारे अलायंस में। एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी जो स्टेबिलिटी प्रदान कर रही है, जो उसका बैकबोन है, वो बीजेपी है। तो इसलिए बीजेपी के साथ एक हमने लार्जर इंटरेस्ट में, मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के या देश के इंटरेस्ट में हमने ये फैसला लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनसीपी के सहारे से एकनाथ शिंदे जी को अंडरकट कर सकेगी, बार्गेनिंग पावर रिड्यूस कर सकेगी बीजेपी। ये फॉर्मूला इस बात का है?
देखिए, जहां तक एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की जो सरकार शुरुआत में बनी, वो उनका फैसला है और उन्होंने क्या तय किया वो मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके आपस में दो दलों की बात होती है। जहां तक एनसीपी और बीजेपी की बात है या एकनाथ शिंदे जी की बात है, ये बात हमने जो उनसे की उसके आधार पर ये हमने सरकार में जाने का फैसला लिया है। और उनकी कोई मतलब हमने तो कोई ऐसा नहीं कहा है कि एकनाथ शिंदे जी को या रखिए या मत रखिए या उनकी बार्गेनिंग पावर को कम करिए। वो उनका इंटरनल मामला है। वो दो पार्टियों में जो फैसला हुआ था वो लोगों ने एक दूसरे का ऑनर किया है और आगे भी उन्होंने करना चाहिए, या जिस तरह से भी उनकी आपस में बात होती है उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे तरफ से कोई भी प्रकार से प्रफुल्ल पटेल जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि 2024 की तरफ 2024 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के जो 48 सीटें हैं लोकसभा के लिए, इसमें बीजेपी प्लस एनसीपी प्लस शिवसेना शिंदे वाली इनकी कितनी सीटें आने का अनुमान है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं पूछना चाहती हूं, आप पटना में भी मौजूद थे और आप अंदर थे, आपको क्या लगता है कि कोई भी विपक्षी एकता जो है वो कांग्रेस के अराउंड राहुल गांधी की लीडरशिप में हो सकती है, या जो बाकी रीजनल लीडर्स हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे, उनके बीच और कांग्रेस के बीच में समझौता होना मुश्किल नजर आता है? देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था महाराष्ट्र में 2024 में हमारे आज के अलायंस के बाद क्या परिस्थिति रहेगी, मैं कोई भविष्यवाणी नंबर्स की नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि क्लीन स्वीप होगी। यहाँ पर हमारे तीनों पार्टियों की क्लीन स्वीप होगी, हम लोग जीतेंगे और बिल्कुल मतलब शानदार विजयी होगी। दूसरी बात, जहां तक आपने ऑपोजिशन की बात कही, भाई देखिए, मैं आपको फिर से कहूंगा कि कोई भी विपक्षी दल जब तक मजबूत न हो, बड़ा दल, उसके इर्द गिर्द ही कोई अलायंस बन सकता है। आज कांग्रेस, हम भी कल तक कांग्रेस में थे ना, 99 में कांग्रेस के से ही निकल के शरद पवार जी ने एनसीपी बनाई थी। और आज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो अवस्था में है, कांग्रेस डेफिनेटली अब वो ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स नहीं बन सकती है। राहुल गांधी जी वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले या बाकी कोई भी वो अपने जो भी काम करे, लेकिन एक बात है कि डेफिनेटली आज ऑपोजिशन यूनिटी उनके इर्द गिर्द नहीं बन सकती है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई यहां पर आज हमने कोई नया अलायंस किया है, ये ओपन सीक्रेट है, ये दिखता है। और जहां तक ऑपोजिशन, अब हर दल के नेता को शायद लगता होगा कि मैं ही प्रधानमंत्री न बन जाऊं, हर दल के नेता को लगता होगा कि भाई देखिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। अब यहां तो 1 to 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी ये मान जाएगी कि वो अपनी जगहों के कुछ सीटों पे कांग्रेस को वो अलाउ कर देगी या लेफ्ट पार्टीज को अलाउ कर देगी? लेफ्ट पार्टीज और ममता जी तो कभी आई टू आई मिल ही नहीं सकते। कांग्रेस भी ऐसे तो नहीं मिल सकती है, लेकिन समझो मान लो कोई 2-4-5 सीटों की बात हुई तो कांग्रेस 2-4-5 सीटों में मान जाएगी, ममता जी उससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर अलायंस कैसे होगा? वही लेफ्ट पार्टीज के साथ होगा। कई राज्यों में, आज उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस कहेगी अखिलेश जी को कि मुझे 20 सीट दे दो या 25 सीट दे दो, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी उस सीट को, इतनी नंबर को मानने को तैयार होंगे। तो ये सारी बातों को देखकर हर एक राज्य की ऐसी तरह की परिस्थिति अलग अलग राज्यों में। अब क्या आप पार्टी और कांग्रेस जो अभी ऑर्डिनेंस पे लड़ाई कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दोनों की दिशाएं अलग अलग है, ये कल एक होकर दोनों दिल्ली या पंजाब का चुनाव लड़ पाएंगे क्या? तो ये सारे प्रश्न है। मैं कोई ऑपोजिशन यूनिटी हो नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है वो तो साफ सुथरी सामने नजर आती है ना। और इसलिए आज देश की जनता में ये, अब देखिए, लोग हमेशा, इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोग जिस वक्त उनको सही फैसला लेना होता है, हम कई बार सोचते हैं ना कि गांव में रहने वाला अनपढ़ होता है या ये होता है, उसको मालूम नहीं होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन आपने देखा इमरजेंसी के बाद भी लोगों ने, पूरे इस देश के लोगों ने सामूहिक फैसला लिया और मिलजुल कर सबने उस वक्त की सरकार को गिराया। लेकिन वही जनता ने 2.5 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद देख लिया कि यहाँ तो सरकारें ये इतनी पार्टियों के मतलब खिचड़ी में चलने वाली नहीं है। वही इंदिरा जी को पूरी मेजॉरिटी के साथ शानदार तरीके से लोगों ने वापस बिठाया। वही जनता ने राजीव जी के इतनी 415 सीट के आसपास थी, उसके बाद भी वही अगली सरकार उनकी नहीं बना पाए। फिर जो सरकार मिली जुली बनी उसका भी आपने नतीजा देखा, देवेगौड़ा जी के वक्त भी आपने नतीजा देखा। तो ये सारे उदाहरण मैं ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कोई गलत है, मैं भी उस टाइम पे लोकसभा का सदस्य रहा हूं, ये बहुत सारी वारदातों के वक्त, मगर हमने देखा है कि ये ऑपोजिशन यूनिटी बोलने के लिए, हाँ आज एक पार्टी को या एक व्यक्ति को अगर मोदी जी को हराना है तो हमको एक होना होगा, ये बात बोलना ठीक है, लॉजिकल है। आज ऑपोजिशन में अगर बैठोगे तो आप ये बोलोगे, लेकिन वो उसको वास्तविकता में क्या आप कन्वर्ट कैसे करोगे और आप देश के लोगों को भरोसा कैसे दिलाओगे कि हम सब जीतने के बाद न केवल सरकार अच्छी बनाएंगे लेकिन टिकाएंगे उसको 5 साल, हमारा नेतृत्व स्वीकार होगा एक आदमी का और उसमें हमारे को कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हर चीज जिस तरह से आज जैसे एक पार्टी की सरकार चल रही उसी तरह से हम हमारी इतनी सारी पार्टियों की मिलकर हम सरकार चलाएंगे। ये बोलना और चलाना बहुत फर्क होता है। प्रफुल्ल पटेल जी, दिल्ली में भी एक कैबिनेट रीशफल की चर्चा हो रही है, क्या आप नरेंद्र मोदी कैबिनेट ज्वाइन करेंगे? देखिए, मैंने या हमारी पार्टी ने कोई इस प्रकार की न बात की है, न मंशा जताई है, न किसी भी प्रकार से कोई इस बारे में चर्चा हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने एज ए पार्टी फैसला लिया है एनडीए में शामिल होने का। यहाँ की सरकार में हम आज शामिल हुए हैं और आगे जो भी तरह से एनडीए हमारी आवश्यकता या हमारी जिस तरह से भी उपयोगिता हमारी होगी उसका हम बिल्कुल दिल से हम काम करके स्वागत करेंगे। प्रफुल्ल पटेल जी, कुछ लोगों का कहना था कि जब शरद पवार ने रिजाइन करने का फैसला किया था तो वो आपके लिए और तमाम पार्टी वालों के लिए, अजीत पवार जी के लिए भी एक सरप्राइज था। ये बिल्कुल सुप्रिया सूले और शरद पवार जी के बीच में फैसला हुआ था। क्या उसी दिन आपने तय किया था कि अब रास्ते अलग होंगे? देखो, पहली बात का खाली मैं उत्तर दूंगा कि भाई मुझे बिल्कुल या हमारे पार्टी में किसी को भी मालूम नहीं था कि पवार साहब इस्तीफा देने का वहां पर फैसला लेकर अनाउंस करेंगे। हो सकता है उन्होंने बाद में भी कहा कि, मुझे भी कहा कि हमने हमारी फैमिली में ही ये चर्चा की थी और किसी को मैंने विश्वास में आप लोगों में से नहीं लिया था। जबकि मुझे व्यक्तिगत तो थोड़ा अफसोस ये हुआ कि इतना बड़ा फैसला पवार साहब ने लिया, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो उनके साथ इतने सालों साल तक काम करते आया है, हर चीज में मुझे उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्यों मुझे इस फैसले में इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन उनका व्यक्तिगत डिसीजन था। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा। मैं फिर से दोहराऊंगा कि शरद पवार जी मेरे लिए सम्मानित नेता हैं और रहेंगे और इसलिए मैं उनके कोई भी वो कुछ भी कहें उस पर मैं टिप्पणी कम से कम नहीं करूंगा। बाकी लोग करना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ओर से आपको इस प्रकार की कभी भी उनके किसी भी बयान पर मेरे खिलाफ का भी होगा तो मैं टिप्पणी करने से इनकार करूंगा। तो फिर आखिरी बात जाने से पहले ये पूछना चाहती हूं कि छगन भुजबल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरद पवार जी कुछ ही दिन पहले अपनी इंटरनल मीटिंग में कहा था कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या ये सही है? कैन यू कंफर्म दिस? देखिए, छगन भुजबल जी ने बात कही और ये बात भी सही है कि हम लोग कुछ ऐसे ही मतलब 10-15 वरिष्ठ लोग पवार साहब के साथ इनफॉर्मल चर्चा कर रहे थे और उसमें ये बात निकली ऐसे ही कि भाई 2024 में क्या होगा, नेशनल सिनेरियो में क्या होगा।
तो उस वक्त उन्होंने जरूर, जो छगन भुजबल जी ने बात कही, वही बात को उन्होंने कहा था कि भाई लगता तो है ऐसा कि भाई 2024 में तो देश के जहां तक चुनाव आएंगे, राज्य की जो महाराष्ट्र की बात उन्होंने कहा कि एमवीए जरूर जीतेगी, लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल आता है तो अभी भी नरेंद्र मोदी वहां पर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अगर शरद पवार जी का ये मानना है तो ऑपोजिशन यूनिटी पे जरूर सवाल उठेंगे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जी, आपने हमसे बातचीत की और खुल के बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम आपको दोबारा चाहेंगे, जब उठा पटक और पॉलिटिकल सिनारियोज अनफोल्ड हों तो आप हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जरूर जुड़ें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज मैं सीधा डिबेट की तरफ जा रही हूं। हमारे साथ आज हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जुड़े हुए हैं। आज प्रफुल्ल पटेल ने पहली बार अपना जो साइलेंस है उसको तोड़ा और हमारे साथ जुड़े, और मैं पूछना चाहती हूं, अजय आलोक जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल लोधा जी, ये हैं लीडर शिवसेना शिंदे गुट के, श्याम सिंह यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी के, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ग्रुप के, महेश तापसे एनसीपी के स्पोक्सपर्सन, राजीव रंजन लीडर जेडीयू के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है विवेक बंसल जी को, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। विवेक बंसल जी, आपने सुना प्रफुल्ल पटेल जी को ना, राहुल गांधी की लीडरशिप में किसी को भरोसा है ऑपोजिशन में, और आज ये जो एनसीपी पूरी की पूरी पार्टी सिंबल लेकर आ गई है, ये एक रिपीट टेलीकास्ट है जो शिवसेना के साथ हुआ था। मैं पूछना चाहती हूं आज ऑपोजिशन यूनिटी का क्या स्टेटस है, और वो कहते हैं ना शरीर का तापमान कितना है? देखिए, स्वाभाविक है जो आज हुआ घटनाक्रम, तो एक सत्ता के गलियारों में अवसरवाद का एक जीता जागता नमूना है, जहां कहीं ना कहीं आदर्श की नीतिगत राजनीति विलुप्त होती नजर आ रही है। और मैं इसको बहुत ज्यादा, स्वाभाविक है कि किसी ने इतना नहीं सोचा था कि प्रफुल्ल पटेल बहुत ही पसंदीदा शरद पवार जी के शागिर्द समझे जाते थे कि वो इस तरीके से उन्हें छोड़ जाएंगे। अजीत पवार जी की सोगमुगाहट बहुत पहले से चल रही थी, पर लेकिन ये हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं आपको ये बताऊं, एक तो इस घटनाक्रम से कोई इस बात को लेके ये चले कि इससे ये अलायंस बहुत मजबूत हो गया, चुनावी दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कर्नाटक में किस तरीके से कांग्रेस की सरकार को तोड़ा गया, कांग्रेस के एमएलए को तोड़ा गया, पार्टी में लिया गया, और उसके बाद जो तत्पश्चात जब चुनाव हुए तो उसका क्या परिणाम निकल के आया। आपने एमपी में भी इसी तरीके से सरकार तोड़ी थी। आपने एमपी में जिस तरीके से हमारे विधायकों को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, और ये आने वाले जो चुनाव है उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, कोई ये कहे कि, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया था कि जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन, कोई बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत दुर्गम है रास्ता, उसमें बहुत से रुकावटें हैं, और उन सबको जब देखिए कभी ना कभी ये होता है। पहले भी जो बहुत अलायंस हुए, किसी ने ये कहा, अभी प्रफुल्ल पटेल जी का मैं संबोधन रहा जो आपसे प्रश्न उत्तर में सुन रहा था, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि साहब 200 होनी चाहिए सीट या 250, तभी गठबंधन चलता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, यूपीए का जो गठबंधन था, हमारी 159 या कुछ ऐसी सीट्स आई थी, उसके बावजूद भी बहुत स्थिर और अस्थायी, तो दूसरी बार हमने उसको अब सरकार को दोहराया। तो आप पुरानी बातें जितने मर्जी दोहराएं, लेकिन आज की डेट में मैं राजीव रंजन जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आज ऑपोजिशन अलायंस को ये सबसे बड़ा झटका पटना और बेंगलुरु की मीटिंग्स के बीच में लगा है? और शरद पवार जी अगर अंदर अपनी मीटिंग में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे, तो आपकी ऑपोजिशन यूनिटी का अस्तित्व कितना बच गया है? आज संडे के दिन चारों खाने चित हो गए।
नाविका जी, सबसे पहले मैं इसे 24 के पहले 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही बुरी है। जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि इन राज्यों में एक बड़ी पराजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और निस्संदेह उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। वातावरण जब आपके खिलाफ है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने जितनी लंबी बातें परिवारवाद और भ्रष्टाचार, उनके हाल के दिनों के दो बड़े संबोधन इन दो ऐसे मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। लेकिन आज का सच क्या है? आज जो लोग पाला बदल कर गए और जिन्होंने अभी आपको इंटरव्यू दिया, एविएशन स्कैम जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुखर रही है, और मैं उसके तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन एयर इंडिया के रूट्स को लेकर के जो कुछ भी इन पर आरोप लगे प्राइवेट एयरलाइंसेस को देने के लिए, उन आरोपों में सच क्या है झूठ क्या है ये तो मैं नहीं कहूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन्हें उस भ्रष्टाचार का दोषी भाजपा मानती थी। अब दूसरे नंबर पर तेलगी के साथ के रिश्ते और महाराष्ट्र सदन, लेकिन राजीव रंजन जी फिर भी आपके साथ ऑपोजिशन यूनिटी में थे, आपको तो परहेज नहीं था। और आप राज्यों की बात कर रहे हैं, तो राज्यों को तो 2018 में भी कई राज्य हारे गए, फिर भी 2019 का रिजल्ट आया। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये मजबूरी का स्टेटमेंट है या अजय आलोक जी इनकी बात में कुछ दम है कि वॉशिंग मशीन आपकी फिर से चल गई? मैं आपके आरोप का जवाब दे दूंगा। देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात कि कांग्रेस के मित्र ने कहा कि नीतिगत राजनीति खत्म हो गई है। 156 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली इस देश में पार्टी नीतिगत राजनीति की बात करती है, उस वक्त नीति भूल जाते हैं। इन्होंने कहा नीतिगत राजनीति खत्म हो जाती है। शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी नीतिगत राजनीति की बात करती है। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी तो हमारे साथ सरकार में नागालैंड में भी शामिल है। ये महागठबंधन की बैठक जब 23 तारीख को हो रही थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं डिमांड किया एनसीपी से कि भाजपा से अपना गठबंधन तोड़िए नागालैंड में? वो तो आप लोगों ने नहीं किया। सुविधा की राजनीति करते हैं क्या आप लोग? पहली बात, जो आज महाराष्ट्र में हुआ उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ना हम 3 में है ना 13 में। प्रधानमंत्री मोदी जी के विशाल व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व जिसके तहत देश आगे बढ़ रहा है और भारत का नाम रोशन हो रहा है और भारत मजबूत हो रहा है, उसके तहत अगर कोई दल अपने 40 विधायक लेके हमारे साथ आना चाहे और महाराष्ट्र की तरक्की में सहयोग देना चाहे और देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहे, हमें कौन सा गुरेज है भाई? आज आपकी परेशानी ये है कि महागठबंधन जिसकी आप बहुत चर्चा कर रहे थे, और मैंने उसी दिन कहा था नविका जी आपके डिबेट पे, जब मांझी जी निकल के गए थे कि अभी सिर मुराते ही ओले पड़े, जब मांझी के निकलने पे मैंने कहा था। महागठबंधन की जब मीटिंग चल रही थी तो बीच में अरविंद केजरीवाल निकल, महागठबंधन की मीटिंग जब खत्म हुई तो अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट आ गया बंगाल से, उसके एक दिन के बाद ममता दीदी का स्टेटमेंट आ गया, और आज एनसीपी स्वाहा। अब इसमें हम कहां हैं? ये प्रधानमंत्री जी की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात, इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या? अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 9 महीने पड़े हैं चुनाव में। बिल्कुल। किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहले शिवसेना अब एनसीपी, अब क्या कहेंगे? देखो नाविका जी, एक तो तुमने है ना बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और प्रफुल्ल भाई को बहुत खुरोद के पहुंचा। हाँ, लेकिन एक सवाल नहीं पूछा कि भाई ये जो लियाजोन किया आपने खुद के यूनियन मिनिस्ट्री के लिए, तो मुझे आज ही मालूम पड़ा कि प्रफुल्ल भाई सक्रिय थे और अजीत पवार और देवेंद्र जी और अमित शाह जी ये सब लोगों ने मिलकर पार्टी तोड़ी। तो जिस प्रकार बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ डाला, उसी प्रकार आज एनसीपी को तोड़ा है और ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। मैं बता रहा हूं कि जो मिनिस्टर हमारे सरकार में थे एमबीए के, उन्हीं लोगों को तो इन्होंने मिनिस्टर बना दिया, और हम थे, हमारे पास थे तो बहुत करप्ट थे। अब एकनाथ शिंदे जी 2.5 साल कुछ नहीं बोले, जब उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा। अब ये देखो ना, ये मियाँलाल मुशर्रफ जो है, हसन मियाँलाल मुशर्रफ, इनके ऊपर अभी तक तुम्हारे
किरीट सोमैया जी कितने आरोप लगाते थे, हाँ उनको अरेस्ट होने वाली बताते थे, आज वो मिनिस्टर बन गए। अब कैसा होगा? अभी केंद्र के अंदर भी जो इनके सांसद लोगों को बोला था, शिंदे साहब के सांसद और एनसीपी के सांसदों पे, क्या उनको भी मिनिस्टर बना देंगे? यानी क्या होता है कि ये तो मुद्दा रहेगा कि आप सत्ता पाने के लिए आप चले गए। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी का, जैसे राजीव रंजन ने बताया था कि बीजेपी की पोजीशन, आपने भी तो सत्ता पाने के लिए, आपने भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी का साथ छोड़ा था। जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के बारे में कहते थे, उसी कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया था। आप करें तो ठीक ठाक, और कोई करे तो उसका कैरेक्टर ढीला हो जाता है। महेश तापसे जी, आज आरोप लगाया है किशोर तिवारी जी ने मुशर्रफ जी के बारे में, जवाब दीजिए कि क्या ये ईडी सीबीआई के प्रेशर से अलायंस हुई है बीजेपी के साथ? इसमें बीजेपी का कितना दबाव था एनसीपी पर? गुड इवनिंग नाविका जी, मुझे नहीं पता कि जो विधायक हमारे थे उनकी क्या कंपल्शंस थे, but Operation Lotus has been in full bloom across the country, whether it was Karnataka, whether it's West Bengal, whether it was Goa, Madhya Pradesh, Rajasthan, and of course in Maharashtra. पिछले साल वही शिवसेना के साथ हुआ, आज भी हमारे साथ हुआ। 2 ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश में उनका भाषण सुना था। उन्होंने एनसीपी की बहुत आलोचना की। एनसीपी को करप्ट पार्टी कहा, सिंचन घोटाले में नाम होने की बात कही, फिर उसके बाद में बैंक स्कैम के अंदर एनसीपी का नाम है ऐसा कहा। और आज उसी बीजेपी ने हमारे 9 विधायकों को एक हिसाब से हमारे पे जो आरोप लगे थे वो टूट गए हैं सब में। समझो क्या, ये मुझे समझ नहीं है। जहाँ तक एनसीपी की बात है, आज का जो निर्णय हुआ उसके अंदर एनसीपी का किसी भी प्रकार का ऑफिशियल आप गाड़ी में हैं, शायद आपकी पूरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। और राहुल लोढ़ा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये आरोप सही है कि ये ईडी सीबीआई के प्रेशर में हुआ था? क्या यही कारण था कि शिंदे गुट जो शिवसेना का है वो भी इसी वजह से बीजेपी के साथ जुड़ गया था और महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी? नमस्कार, पहले तो मेरा छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम राहुल लोढ़े है, LONDHA, लोढ़ा नहीं है, लोढ़ा बीजेपी है, मैं शिवसेना में हूँ। अपने तो सवाल माफ कीजिएगा, लोढ़ा जी हो गया। तिवारी साहब का मैं बयान सुना था, तिवारी साहब बहुत बड़े देश है। एक पुरावा, एक प्रूफ या कोई सबूत बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब को ईडी की नोटिस मिली थी, ये एकनाथ शिंदे साहब ईडी के नोटिस से डर के वो वो भाजपा के साथ चले गए। देखिए, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी रहने दो, आडवाणी जी रहने दो, वाजपेयी रहने दो, प्रमोद महाजन रहने दो या गोपीनाथ मुंडे रहने दो, इन्होंने एक नेचुरल अलायंस बनाई थी। हिंदुत्व के मुद्दे में देश में अलायंस काम कर रही थी और पिछले 25 साल से काम कर रही थी। और अभी जी रवि का आपने जो बताया कि एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर आरोप लगाते, उनको बहुत सारा दिया, ईडी मिनिस्ट्री दिया, लेकिन पद की लालसा उद्धव ठाकरे को थी। और अपने पिताजी का जो हिंदुत्ववादी विचार था, अपने पिताजी की जो हिंदुत्ववादी सपना था, अपने पिताजी का जो बाला साहब ठाकरे जी का कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में 370 कलम हटाने का एक उनका सपना था, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का उनका सपना, तो ये मोदी साहब पूरा कर रहे हैं, ये अमित शाह पूरा कर रहे हैं। अगर मोदी साहब, अमित शाह ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे साहब जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार आगे लेके जा रहे हैं, तो भाजपा के साथ ही जाएंगे ना, मोदी साहब के साथ ही जाएंगे। आज राष्ट्रवादी का बड़ा गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस ही, गुट नहीं बोलूंगा मैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचार को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देश के सबसे बड़ा नेता मोदी जी है, विश्व में सबसे बड़ा नेता मोदी जी है, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम पूरा रोशन किया है। एक भारत महासत्ता की तरफ अपना हिंदुस्तान, अपना भारत जा रहा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी आज पता चला है। नविका जी, आज मैं शरद पवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने 2 लफ्ज का बहुत बड़ा उपयोग किया, एक नीति और दूसरा धोखा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रफुल्ल पटेल ने धोखा दिया है, और अजित पवार जी ने जो आज बगावत की है पार्टी से, वो पार्टी की नीति में नहीं है। लेकिन 1978 में, 1978 में इस महाराष्ट्र ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि वसंत दादा पाटिल जब 1978 में मुख्यमंत्री थे, तभी शरद पवार साहब ने 40 विधायक लेके
वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई थी और खुद मुख्यमंत्री हुए थे। मतलब वो करेंगे तो वो नीति, और अजित पवार 40 विधायक लेके जाएंगे। समय समय की बात है। मुझे लगता है राजनीति में ऐसे मौके कई आए हैं कि जो कोई कहता है उसके विपरीत वो करता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। लेकिन मैं आज श्याम सिंह यादव जी सांसद है बीएसपी के, इनसे भी पूछना चाहती हूं। श्याम सिंह यादव जी, शरद पवार अंदर खाने तो यही मान रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही आएंगे सेंटर में। राज्यों में जो भी होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी का आना लगभग तय है, ऐसा शरद पवार खुद कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या बहुजन समाज पार्टी में भी यही आकलन लग रहा है? क्या इसीलिए मायावती जी आज खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के फेवर में आ गई हैं, सपोर्ट करने आ गई हैं? देखिए नाविका जी, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम अपने पर्सनल डिस्कशन में, प्राइवेट डिस्कशन में लोग कभी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। ये जो कहते हैं ये मुझे ऑथेंटिक नहीं लगता। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। जहां तक बात है आज अजीत पवार के और इनके प्रफुल्ल पटेल के और इन लोगों के विद्रोह करने की, ये तो संभावित था, क्योंकि इस समय जो लोग टेंटेड हैं, जिनके खिलाफ स्कैम है, यही आपने अजीत पवार को देखा था कि इरिगेशन मिनिस्टर रहते हुए इनके खिलाफ बहुत बड़ा घोटाला है था, और जब ये डिफेक्ट करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे तो एक ही दिन में बीजेपी ने उसे वापस ले लिया था। लेकिन फिर इनको धमकाया गया, इनको डराया गया कि वो फिर खुलेगा, तो ये डर से जो उधर भागे हैं। और ये जो अभी आपने प्रफुल्ल पटेल साहब से सुना कि आगामी आने वाले दिनों में क्या आप उसमें शामिल होंगे, तो उन्होंने हंस करके जो टाल दिया। आप 1-2 दिन में इसको देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जितने टेंटेड स्कैम वाले हैं इस समय बीजेपी, उनको ईडी का, सीबीआई का, सबको डर लगे। अभी ये उसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ही नहीं है, अभी इसमें अलग अलग प्रदेशों से दर्जनों लोग आएंगे। लेकिन विपक्षी लोगों को, एकता को कोई खतरा नहीं है। अगर 5 शेर मिल करके रहेंगे तो सैकड़ों गीदड़ को भी वक्त आने पर वो पछाड़ देंगे। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं। और ये लोग जो डर के और जो किसी लोभ के लालच में, बिना किसी आइडियोलॉजी के, आज हमने प्रफुल्ल पटेल साहब को जो गुणगान करते हुए देखा तो मैं तो बड़ा स्तंभित था कि मतलब 9 साल तक तो कुछ ऐसा नहीं किए, लेकिन आज वो मोदी की महिमा, मोदी का गुणगान कर रहे थे। ये बड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं नाविका जी, इससे विपक्षी दलों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सारे दल तो देखिए एक हो नहीं सकते, मैं आपको बताऊं, लेकिन मेजॉरिटी विपक्षी दल एक हो करके लड़ेंगे और कामयाब होंगे, और इनको आगे 2024 में आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर करके दिखाएंगे। मेरा ऐसा पर्सनल कन्विक्शन है। मैं नाविका जी। अजय आलोक जी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि विपक्षी दल अभी भी हताश नहीं हो सकते, अभी भी उम्मीद की किरणें बाकी हैं। क्योंकि आज तो हमने महाराष्ट्र में देखा है, कुछ दिन पहले हमने बिहार में देखा था, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ खुराफात हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि विपक्षी एकता का अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है? और स्टेट में छुटपुट इस तरह की तमाम घटनाएं होगी ना क्या जी, उससे विपक्षी को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत होगी। नविका जी, मैं श्याम सिंह यादव जी की बातों से अचंभित हूँ, क्योंकि 23 तारीख को जब विपक्षी दलों की बैठक यहाँ पटना में हुई, उसके बाद बहन मायावती जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इस महागठबंधन के विपक्षी दलों पे निशाना साधा था कि ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, लोग बैठ गए हैं अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ लेकर। और आज श्याम जी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, एकता होगी। तो मुझे पता नहीं सांसद सही है या नेता सही है, पहले तो वो जनता तय करेगी, बहन मायावती जी तय करेंगी। वैसे मैं ये कहता हूं कि उम्मीद बहुत अच्छे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल यही फिर आता है परिवारवाद,
ये मत कहिए कि कोई करप्शन का मुद्दा लेकर हमारे बीच में आ गया है, क्योंकि किसी पे कोई जांच रुक नहीं रही है। दूसरी बात, अजीत पवार को क्लीन चिट आप ही की महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 3 दिनों के अंदर दे दी थी। तमाम तरह के घोटालों के बीच में से ईडी की जांच जिन पे चल रही है वो चलती रहेगी बदस्तूर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने जा रहा है। सवाल ये है कि पूरी की पूरी एनसीपी आ गई इधर। और अब सबसे बड़ी बात है, एक गुण होता है कि जब चाणक्य खुद राष्ट्र विरोधी को साथ खड़ा हो जाए तो उसी के शिष्य उसी की भाषा में उसको जवाब देते हैं और उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर शरद पवार की सहमति से नहीं हुआ है तो ये जवाब है, और अगर शरद पवार की सहमति से हुआ है तो ये दाव भी उन्हीं का सिखाया हुआ है कि विरोधियों को और सहयोगियों को दोनों को असमंजस में डाल के रखो, क्योंकि वो तो पवार साहब हैं। किशोर जी इससे मुस्कुराएंगे और अग्री भी करेंगे। राजीव रंजन जी, मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि जनता के तमाम सवाल आ रहे हैं। सतीश दयानी गाजियाबाद यूपी से पूछ रहे हैं, शिवसेना एनसीपी का मेल जैसे हुआ था, क्या आज जो हुआ वो आश्चर्यजनक है? कमल दिल्ली से पूछ रहे हैं, एक बार और अजीत पवार ने पलटी मारी थी, क्या गारंटी है इस बार ऐसा नहीं होगा? रमेश सूरी दिल्ली के कह रहे हैं, कहीं इस सारे सियासी ड्रामे के पीछे शरद पवार का हाथ तो नहीं? जगमोहन शर्मा दिल्ली से कह रहे, उद्धव जी ठाकरे को भी टूट की भनक नहीं लगी, पवार साहब को भी नहीं, ऐसा कैसे हो गया? और एम चंद्रा रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में हुए इस खेल से बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्या अजीत पवार विश्वसनीय नेता हैं? ये तमाम सवाल है, लेकिन राजीव रंजन जी, सवाल सबसे बड़ा ये है जो जनता पूछ रही है कि ऑपोजिशन विपक्षी एकता का क्या होगा? देखिए नाविका जी, आपको कई सवालों का जवाब तो आपके सवालों में ही छिपा हुआ है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपने खुरापात शब्द का इस्तेमाल किया और ये सच है, खुरापात तो होंगे, इसलिए कि अगर आपको डर है, आप एक बड़ी हार का सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें जनता क्या करेगी? आपकी मजबूरी क्या है? आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत लगाई अजीत पवार के खिलाफ, और ये कमाल की बात है कि जिस पार्टी ने ये कहा, जो सीएजी की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 0.1% केवल इरिगेशन पोटेंशियल में बढ़ोतरी हुई, और सीधे तौर पर 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भाजपा ने लगाया। राजीव रंजन जी, अभी तो इरिगेशन और कहां पानी डलेगा ये तो देखने की बात है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने हर एक घटनाक्रम को सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने रखा, और कल क्या होगा ये भी हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे, जब शरद पवार अपना एक स्ट्रेंथ की रैली दिखाना चाहते हैं पुणे में, और सबसे बड़े न्यूज मेकर प्रफुल्ल पटेल भी सबसे पहले सवाल पब्लिक का शो पर पब्लिक के सवालों के बीच में आए। टाइम्स नाउ नवभारत आपको रखेगा आगे, क्योंकि शुरू हो चुका है खेल 2024 का। कहां क्या होने वाला है, होने से पहले हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल इस जगह को देखते रहिएगा। वो कहते हैं ना, वॉच दिस स्पेस, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा हम आपको बताएंगे आने वाले कुछ दिनों। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। अपने सारे पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद।